नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं अभिप्रेरणा और अधिगम को लेकर के, अर्थात मोटिवेशन एंड लर्निंग। बहुत बड़ी प्रक्रिया है। आप अगर देखेंगे तो सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और इस सभी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन आना तय ही होता है। हम न केवल अभिप्रेरणा और अधिगम अर्थात मोटिवेशन और लर्निंग की बात करेंगे, बल्कि हम अभिप्रेरणा के अर्थों को जानेंगे, अभिप्रेरणा के प्रकार को जानेंगे, अभिप्रेरणा के तत्व अर्थात कंपोनेंट्स को जानेंगे और उसके चक्रों को जानेंगे और फिर हम लर्निंग के बारे में जानने की इच्छा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। और आप ये निश्चित तौर पर मान लीजिए कि आप इस वीडियो को देखने के बाद अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में फिर से दोबारा पढ़ने की आपको जागृति नहीं होगी, आपको जरूरत नहीं होती, जागृति नहीं बल्कि जरूरत नहीं होगी। डेफिनेटली ये बहुत 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 जबरदस्त क्लास होगी, ये मेरा मानना है। अब हम सीधे चलते हैं सबसे पहले जो लिखा हुआ है अभिप्रेरणा और अधिगम, तो उसमें अभिप्रेरणा अर्थात मोटिवेशन के ऊपर चलते हैं। अगर हम मोटिवेशन की बात करें, हम अभिप्रेरणा की बात करें, जिसको कि हम प्रेरणा भी कहते हैं, अभिप्रेरणा भी कहते हैं, तो ये अभिप्रेरणा का अर्थ क्या होगा भैया? अर्थ क्या होगा? सबसे पहले तो हम अर्थों को जानेंगे कि अभिप्रेरणा का अर्थ क्या होगा। तो अभिप्रेरणा की अर्थों को अगर इसके अर्थों को जानने की हम कोशिश करेंगे तो इच्छा शक्ति का होना, इच्छा शक्ति का होना अर्थात किसी भी कार्य को करने की इच्छा शक्ति का होना क्या होता है? अभिप्रेरणा होता है। तो किसी भी कार्य, जो भी कार्य हो, उसके प्रति अगर हमारी इच्छा है और इच्छा शक्ति अगर है तो उसको हम अभिप्रेरणा कहेंगे। इसके अर्थों के बारे में अगर हम अभिप्रेरणा के बारे में जानना चाहें तो यहां पर सबसे पहले अगर हम देखें तो लैटिन भाषा, लैटिन शब्द के मूवर्स या मोटम शब्द से आया है। लैटिन भाषा के मूवर्स या मोटम शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है, अर्थ क्या होता है? टू मूव। टू मूव अर्थात गति प्रदान करना। इसका अर्थ होता है गति प्रदान करना अर्थात टू मूव अर्थात मूव करना, गति प्रदान करना। अर्थात हम इस तरीके से हम अगर इसमें एक संपूर्ण रूप से इसके अर्थों के बाद अगर हम इसकी परिभाषा को देखें तो इसके हिसाब से क्या गति प्रदान करने का मतलब ये है, अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा वे सभी कारक हैं जो मानव या प्राणी के शरीर को गति प्रदान करता है। मतलब क्या है कि अभिप्रेरणा वे सारे कारक हैं जो किसी भी, चाहे वो मानव हो या प्राणी हो, उसके शरीर को क्या करता है? तो गति प्रदान करता है। तो वो क्या होता है? तो अभिप्रेरणा होती है। अब अभिप्रेरणा के अर्थों को अगर हम इसके परिभाषा को और भी ज्यादा देखें तो हमें समझ में आता है कि अभिप्रेरणा ध्यान आकर्षण, प्रलोभन या लालच की एक कला है जो हमें गति प्रदान करता है। अर्थात क्या है कि ये एक प्रलोभन भी हो सकता है, प्रलोभन हो सकता है, प्रलोभन हो सकता है, लालच हो सकता है, लालच हो सकता है, या प्रलोभन लालच हम कह सकते हैं, या ध्यान आकर्षण, ध्यान आकर्षण, ध्यान आकर्षण की एक कला होती है। अर्थात जब भी अब आप देखेंगे तो किसी भी प्रलोभन के द्वारा ध्यान आकर्षित किया जाता है। अगर हम बात करें तो हम परीक्षा क्यों देते हैं? अब हम सीटेट की परीक्षा देते हैं, हम यूजीसी नेट की परीक्षा देते हैं, हम असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा देते हैं, हम किसी विद्यालय के शिक्षक बनने के लिए परीक्षा देते हैं, या बहुत सारी परीक्षाएं देते हैं। तो परीक्षाएं क्यों देते हैं भैया? क्यों देते हैं? क्योंकि भैया यहां पर लालच छुपा है, वहां पर प्रलोभन छुपा है। अब जब प्रलोभन या लालच छुपा है तो हम देखेंगे कि अगर हम इस परीक्षा को क्रॉस कर जाएंगे, अगर हम पार कर जाएंगे तो हमें एक अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी।
तो यही तो लालच है, जिसके लालच के कारण हमें क्या करता है, हमें गति प्रदान करता है, उस कार्य को करने पर फोकस प्रदान करता है। यही क्या है, तो यही है आपका भैया ये अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन है। अब हम अगर बहुत सारे लोगों ने इसमें अपना इन्होंने परिभाषा दी है, तो गुड कहते हैं कि अभिप्रेरणा वह है जो किसी भी कार्य को प्रारंभ करने, नियमित रखने और उसको जारी रखने की एक कला है। तो किसी भी कार्य को हम प्रारंभ करते हैं, उसको जारी रखते हैं या उसको नियमितीकरण या निरंतरता उसमें हम बनाए रखते हैं, वही क्रिया कौन सी है, तो अभिप्रेरणा है। ये कौन कहते हैं, गुड कहते हैं। फिर आपको स्किनर महोदय मिल जाएंगे। स्किनर महोदय जब मिल जाएंगे, स्किनर क्या कहते हैं कि ये अभिप्रेरणा क्या है, अभिप्रेरणा क्या है, तो अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है। बहुत सुंदर कहे हैं ये कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग या स्वर्ण पथ, ये कहते हैं। कौन कहते हैं, तो स्किनर कहते हैं कि अभिप्रेरणा क्या है, तो अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है। डेफिनेटली है भैया, मैंने आपको अभी कहा था कि ये जो ध्यान आकर्षण करने का एक केंद्र माना जाता है, प्रलोभन, लालच वगैरह वगैरह जो भी होता है, हम परीक्षा देते हैं तो क्यों उसमें कोई लालच छुपा होता है, नहीं छुपा होता है। तो ये अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है। अब हम जब यहां पर हमें लालच छुपा हुआ होता है, जिसके कारण हम पढ़ाई करने पर मजबूर होते हैं या पढ़ने की इच्छा शक्ति रखते हैं या उसमें रुचि जागृत करते हैं या उस पर तत्पर हुआ करते हैं, तो क्या है उसमें हम क्या करते हैं, अधिगम करते हैं। बिना सीखे क्या हम किसी भी चीज को प्राप्त कर सकते हैं? क्या आप किसी भी नेट की परीक्षा उत्तीर्ण कर सकते हैं, आप सीटेट की परीक्षा उत्तीर्ण कर सकते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, किसी भी परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर सकते हैं बिना अधिगम किए हुए। तो अधिगम ही अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग किसको कहा है, अभिप्रेरणा को कहा है। ये किसने कहा है, स्किनर ने कहा है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे, जैसे कि आप अगर मैकडूगल को देखेंगे तो मैकडूगल कहते हैं कि ये भैया ये क्या है, तो मूल प्रवृत्तियों की एक मूल प्रवृत्ति है, मूल प्रवृत्तियों को जागृत करने की एक प्रक्रिया है। तो मूल प्रवृत्ति को जागृत करने की एक प्रक्रिया किसने माना है, तो मैकडूगल के ने माना है। ये तो अनेक प्रकार, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग प्रकार से कहा है। अब हम आते हैं सबसे पहले तो इसके बारे में, अब अभिप्रेरणा के प्रकार के बारे में सीधे लिख देते हैं, प्रकार। अब हम अगर प्रकार के बारे में बात करें तो अभिप्रेरणा के मुख्य तौर पर दो प्रकार माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, मुख्य तौर पर दो प्रकार माने जाते हैं कि एक होता है आंतरिक और दूसरा होता है बाह्य। एक होता है आंतरिक अभिप्रेरणा, दूसरा होता है बाह्य अभिप्रेरणा, जिसको कि हम इंटरनल मोटिवेशन कहते हैं, इसको हम एक्सटर्नल मोटिवेशन कहते हैं। अब ये इंटरनल मोटिवेशन क्या है, एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या है, अब बहुत ध्यान से सुनिए। इंटरनल मोटिवेशन क्या है, तो वे आंतरिक शक्तियां, ध्यान दीजिए कि वे आंतरिक शक्तियां जो व्यक्ति या प्राणी को उत्तेजित करती है। ध्यान दीजिए कि आंतरिक अभिप्रेरणा हम किसको कहते हैं, तो ऐसी शक्तियां या ऐसी शक्तियां जो क्या करती है, तो हमारे आंतरिक क्षमता को उत्तेजित करता है। अर्थात ऐसी आंतरिक शक्तियां जो होती हैं वो हमारे व्यवहार को, मुख्य तौर पर व्यवहार कह लीजिए, हमारे व्यवहार को उत्तेजित करती है। जैसे भूख हो गई, प्यास हो गई, नींद हो गई, शौचादि क्रिया हो गई, प्यार हो गया, ये सब क्या है,
हमने क्या कहा कि ऐसी आंतरिक शक्तियां जो हमारे व्यवहार को उत्तेजित करती है, तो उसमें मूल प्रवृत्तियां मुख्य तौर पर आप ऐसा कह सकते हैं कि मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं वो आंतरिक अभिप्रेरणा में सम्मिलित होती हैं। जैसे अब भूख लगती है तो वो आंतरिक अभिप्रेरणा है। प्यास, नींद, शौच आदि, प्यार वगैरह वगैरह जो होती है, ये क्या है, इसको आंतरिक अभिप्रेरणा में रखा गया है। अब हम बाह्य अभिप्रेरणा की अगर बात करें, अर्थात एक्सटर्नल मोटिवेशन की अगर हम बात करें, तो ऐसी अभिप्रेरणा या ऐसी शक्तियां या ऐसे उद्देश्य जो हम एक किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए बनाए हों, या हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी शक्तियां जो किसी कृत्रिम तरीके से उद्देश्य की पूर्ति में सहायक सिद्ध हो, हम उसको क्या कहते हैं, तो बाह्य मोटिवेशन कहते हैं। जैसे यहां पर क्या था, तो आंतरिक सारी चीज थी, अर्थात मूल प्रवृत्तियों के बारे में हम एक प्रकार से जान गए। अब यहां पर बाह्य अभिप्रेरणा में यहां पर प्रलोभन आ जाएगा, लालच हो जाएगा, ध्यानाकर्षण हो जाएगा, परीक्षा में उत्तीर्ण होना हो जाएगा, किसी भी अचीवमेंट को पाने की इच्छा हो जाएगी, वगैरह वगैरह बहुत सारे, इसमें प्रशंसा हो जाएगा, इसमें पुरस्कार हो जाएगा, इसमें प्रतिष्ठा हो जाएगा, उसमें आत्मसम्मान हो सकता है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो एक्सटर्नल चीजें हैं। तो एक्सटर्नल चीजें जितनी भी चीजें हैं, अर्थात किसी भी टारगेट, कोई भी उद्देश्य जब हम बनाते हैं और उसके लिए जब हम कार्य प्रारंभ करते हैं, तो यहां भी क्या होता है, व्यवहार हमारा क्या होता है, तो चेंज होता है, परिवर्तित होता है। तो इसमें भी व्यवहार परिवर्तित, क्योंकि ऐसी शक्तियां जो आंतरिक व्यवहार को हमें परिवर्तित करती है और ये हमारे बाह्य व्यवहार को भी परिवर्तित करती है। तो इस प्रकार की जो अभिप्रेरणाएं होती हैं वो क्या होता है, तो बाह्य अभिप्रेरणा, अर्थात एक्सटर्नल मोटिवेशन हम इसको कहते हैं। अब हम एक्सटर्नल मोटिवेशन के बाद हम आ जाते हैं इसके तत्व पर। इसके तत्व अर्थात कंपोनेंट्स, जो अभिप्रेरणा अर्थात मोटिवेशन के जो तत्व हैं, अर्थात कंपोनेंट्स हैं, इसमें भी आप देखेंगे तो दो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। दो कंपोनेंट्स में एक होता है आपका सकारात्मक, दूसरा होता है नकारात्मक। एक होता है सकारात्मक अभिप्रेरणा, दूसरा होता है नकारात्मक अभिप्रेरणा, जिसको कि हम क्या कहते हैं, सकारात्मक को कहते हैं आपका पॉजिटिव मोटिवेशन और इसको नेगेटिव मोटिवेशन। अब पॉजिटिव मोटिवेशन क्या है, तो पॉजिटिव मोटिवेशन ऐसी अभिप्रेरणा को हम कहते हैं जो कि खुद की इच्छा से हम कार्य करें, अर्थात ऐसा मोटिवेशन जो हम खुद की इच्छा से करने लगें। अब हम खुद की इच्छा से करने लगें, इसमें मुख्य तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये मुख्य तौर पर ये जो होता है, अर्थात हमारी जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं, ये सबसे ज्यादा इसको आपको ये करने में मदद करता है सकारात्मक में। नकारात्मक, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि केवल और केवल सकारात्मक मोटिवेशन हम इसको कहेंगे जो कि मूल प्रवृत्तियों से जुड़ा हुआ हो, ऐसा नहीं है। अर्थात हम एक ही शब्द कहेंगे कि सकारात्मक मोटिवेशन या सकारात्मक अभिप्रेरणा हम उसको कहें जो खुद से करने में जिसको हमें अच्छा महसूस हो, जिन चीजों को, जिन कार्यों को करने में हमें खुद अच्छा लगे, खुद उसके लिए हम अभिप्रेरित हो जाएं, जो मुझे खुद अच्छा लगता है। अर्थात आप ऐसा कह सकते हैं कि जब ये सब होता है तो हमें खुद से अच्छा लगता है। अब ऐसा होता है कई बार कि जब हम पढ़ने लगते हैं तो हम ऐसा खो जाते हैं कि पढ़ने की इच्छा, वहाँ से हमें उठने की इच्छा नहीं होती है। कई बार लड़के लोग खेलने की, अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, तो वो अब मैच या टीवी या मोबाइल जिसमें भी वो देख रहे हैं, उसको छोड़ने की इच्छा ही नहीं हो रही है। वो
एकदम से उसमें चिपके हुए पड़े हैं, तो वो क्या है, सकारात्मक मोटिवेशन में आएगा। क्यों? क्योंकि अपनी इच्छा से उसको करने की, देखने की इच्छा हो रही है। उसी प्रकार से अगर हम किसी भी एग्जाम के लिए फाइट कर रहे हैं तो हमारा लालच क्या है, तो उसको क्रैक करना और हमें उसको अचीवमेंट में बदलना। तो अब हम उसके कारण से हमें इच्छा हो रही है कि नहीं भैया मुझे पढ़ना है, तो वो क्या हुआ, तो ये सकारात्मक मोटिवेशन में। लेकिन वहीं पर नकारात्मक मोटिवेशन हम उसको कहेंगे कि किसी भी बाह्य प्रभाव के कारण से या किसी भी दबाव के कारण से जब हमें किसी भी कार्य को करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें कार्य करने की इच्छा तो नहीं होती है, लेकिन हमें किसी भी दबाव में, किसी भी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं या कोई दबाव ऐसा हो जाता है या कोई ऐसा प्रभाव हो जाता है, अर्थात बाहरी जो भी प्रभाव है, दबाव है, इस प्रकार से उसको करने के पश्चात हमें वो काम करना पड़ता है, तो एक प्रकार से वो बोझिल हो जाता है। तो जिसमें आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो दबाव में आप करते हो, जिसको हमें करने की इच्छा नहीं होती है, ऐसी ऐसी सारी चीजें जो जिसमें भी आएंगी वो कौन सा कहलाएगा, तो नकारात्मक अभिप्रेरणा या नेगेटिव मोटिवेशन में आएगा। तो ये आपके क्या हो गए, तो ये तत्व हो गए। फिर आपको इसके अलावा इसके चक्र हम बता रहे हैं। तो चक्र को अगर हम देखेंगे, तो चक्र को अगर हम देखेंगे तो चक्र में 3 आते हैं, आवश्यकता, चालक और प्रोत्साहन। आवश्यकता, चालक और प्रोत्साहन, ये क्या करता है? आवश्यकता अर्थात नीड, ड्राइव और इंसेंटिव। नीड, ड्राइव एंड इंसेंटिव, ये आवश्यकता होती है, फिर चालक होते हैं और प्रोत्साहन होता है। अर्थात ये क्या है? अभिप्रेरणा के चक्र हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि आवश्यकता क्या है, तो ये अति कर देता है, ये आवश्यकता को महसूस करवाता है। फिर ये क्या करता है, तो ये चालक क्या करता है, तो उस आवश्यकता के प्रति उत्तेजना भरता है, अर्थात ड्राइव करता है। और ये क्या करता है, ये प्रोत्साहन क्या करता है, तो उसको कार्य करने के लिए एक प्रकार से विवश करता है। अब हम यहां पर अगर देखेंगे तो ये जैसे कि नींद की कमी, भूख की कमी, फिर पानी की कमी। अब इसमें नींद आ जाएगा, नींद, भूख और पानी। अब यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर आवश्यकता पानी की कमी हमारे शरीर में हो गई है, तो पानी की आवश्यकता है। भूख की अर्थात महसूस हो रहा है, अर्थात यहां पर जो भी चीज है, अनाज की कमी हो गई है, कैलोरी की कमी हो गई है, जिसके कारण हमें भूख लगती है, तो ये ड्राइव करता है। अर्थात ये अब प्रोत्साहित कर रहा है कि भैया अब तुम काम करो। ये क्या करता है? आवश्यकता को महसूस करवाता है। ध्यान दीजिए, नीड क्या करता है, तो कोई भी चीज, अब अगर आपने 2 दिन से नहीं सोया है, तो 2 दिन आपकी आंख एकदम से खुलेगी नहीं। अब नहीं खुलेगी तो ये आपकी आवश्यकता हो गई। अब आवश्यकता किसकी हो गई? नींद की आवश्यकता हो गई। अब ये ड्राइव क्या करता है, तो भैया ये प्रोत्साहित करता है कि भैया सो जाओ, कुछ भी हो जाए, सारे काम को छोड़ दो लेकिन पहले सो जाओ, कुछ भी हो जाए लेकिन पहले सो जाओ। तो ये आवश्यकता महसूस करवाता है। उसी प्रकार से ये, अर्थात कोई भी जब आवश्यकता होती है
तो वो क्या करता है, आवश्यकता को अति आवश्यकता में बदलती है और वो महसूस करवाता है किसको, तो वो ड्राइव का काम होता है कि उन चीज़ों को कहाँ पर है। अगर हमें भूख लगी है तो हम खाने को ढूंढने लगते हैं, अगर हमें पानी की कमी हो गई है तो हम पानी को ढूंढने लगते हैं कि भैया पानी कहाँ मिलेगा, खाना कहाँ मिलेगा। नींद अगर हमें लग गई है तो हम ये ढूंढने लगते हैं कि हम कहाँ पर सो सकते हैं। इस प्रकार से हम उत्तेजित अर्थात कार्य करने के लिए हम प्रोत्साहित होते हैं। और जब हमें नींद आ जाती है अर्थात हम नींद ने ले लिए, भूख लगी है तो हमने खाना खा लिया, या हम अगर पानी अगर प्यास लगी है तो हम पानी पी लिए, तो हम क्या करते हैं, उसको यहाँ पर अचीव कर लेते हैं और हमें वो प्रोत्साहन में बदल जाता है। तो ये मुख्य तौर पर ये आपका अभिप्रेरणा के चक्र थे। अब हम आ जाते हैं लर्निंग के ऊपर अर्थात अधिगम के ऊपर। अब लर्निंग की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि अभिप्रेरणा जो है वो लर्निंग का आधारशिला है, लर्निंग का आधारशिला है। तो जब लर्निंग का अर्थात अधिगम की आधारशिला अभिप्रेरणा है, तो अभिप्रेरणा के द्वारा हम क्या करते हैं, तो लर्निंग अर्थात सीखने की क्रिया करते हैं। तो सीखने की क्रिया, जब भी सीखने की क्रिया होती है तो सीखने की क्रिया एक मुख्य तौर पर एक हम यहां पर लिख देते हैं, सीखने की क्रिया जो है वो परिणाम के नियम, इसको याद रखिएगा। ये सीखने की क्रिया जो होती है ये परिणाम के नियम पर आधारित होती है। अर्थात परिणाम के नियम क्या कहता है कि जिस भी क्रिया का परिणाम हमारे पक्ष में होता है, या फिर हम ऐसा कहें कि जिस भी क्रिया को करने के पश्चात हमें सुख मिलता है, हमें अच्छा लगता है, हमें प्रसन्नता महसूस होती है, हम उस काम को तो दोहराते हैं, फिर से दोहराते हैं, तिहराते हैं, चौहराते हैं, लेकिन जिस काम को करने के पश्चात हमें अपनी इच्छा के अनुसार फल नहीं मिलता है, हम उस काम को क्या करते हैं, त्याग देते हैं, उस काम को हम छोड़ देते हैं। तो ये परिणाम के नियम पर, ये मुख्य तौर पर ये अधिगम की प्रक्रिया चलती है कि हम किसी भी कार्य को तब करते हैं जबकि हमें उससे फायदा होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि हमारा वीडियो देखने के पश्चात आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, तभी फिर आकर के हमारा वीडियो फिर से आप देखने की क्रिया करते हैं। अगर हमारा वीडियो देखने के पश्चात आपको एकदम से बोरिंग लगता है कि नहीं एकदम से नहीं कुछ पढ़ा पाते हैं, तो हमारे वीडियो को आप नहीं देख पाते हैं। तो सीधी बात है कि परिणाम का नियम कहता है, वो परिणाम के नियम पर ही अधिगम का कार्य होता है। अर्थात परिणाम का नियम, अगर हमें अच्छा लगता है, हमें महसूस होता है, हमें सुखद परिणाम देता है, तो हम उस क्रिया को बार बार करते हैं, अन्यथा की स्थिति में हम छोड़ देते हैं। इसमें बहुत सारे लोगों ने कहा है, जैसे कि आप देखेंगे कि मैकडूगल की परिभाषा है, बहुत सारे अलग अलग लोगों ने परिभाषा दी है। अब क्रो एंड क्रोर कहते हैं कि ज्ञान एवं अभिवृत्ति की क्रिया ही सीखना है, ज्ञान एवं अभिवृत्ति की क्रिया सीखना है। फिर आपके स्किनर जो हैं, स्किनर कहते हैं कि व्यवहार के अर्जन में उन्नति की क्रिया ही क्या है, सीखना है। व्यवहार के क्रिया में अर्जन की क्रिया ही क्या है, सीखना है। फिर व्यवहार के फलस्वरूप सीखने के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। ये सब बहुत सारी प्रक्रियाएं बताते हैं, बहुत सारी परिभाषाएं बहुत सारे लोगों ने दिया है खास करके सीखने के ऊपर, अधिगम के ऊपर। इसमें खास करके हम अगर देखेंगे तो सीखना क्या है, तो सीखना बहुत सारी चीज़ों में देखते हैं कि वो हमेशा, अगर आप देखेंगे तो सीखने की क्रिया जन्म से मृत्यु पर्यंत हम क्या करते हैं, तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, ये सदैव चलती रहती है। मतलब जीवन में जब आया आदमी, तब से लेकर जब तक उसकी मृत्यु हो जाती है, तब तक ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। फिर अधिगम का एक दूसरी परिभाषा है कि जो हम कक्ष में जाकर के सीखते हैं, तो वो एक क्या हो जाता है, संकुचित अर्थ में हम उसकी परिभाषा देते हैं। तो ये अलग प्रक्रिया है कि लेकिन मुख्य तौर पर हम एक परिभाषा देते हैं कि सीखना क्या है, अर्थात अधिगम क्या है, तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। हम कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहते हैं।
तो अधिगम के बहुत सारे कारक भी होते हैं, जिसमें कि आपके एक व्यक्तिगत कारक होते हैं, पर्यावरणीय कारक होते हैं। व्यक्तिगत कारक में आपके ऐसे हो सकते हैं कि आपकी बुद्धि, अर्थात किसी की बुद्धि तीक्ष्ण है जल्दी सीख लेगा, किसी की बुद्धि मंद है वो जल्दी नहीं सीख पाएगा। तो इस प्रकार से सामान्य गति है तो सामान्य गति से सीखेगा, तो उसमें बुद्धि आ सकती है, योग्यता आ सकती है, अनुशासन आ सकती है, पाठ्यक्रम आ सकते हैं, देखने की, सुनने की, समझने की शैली आ सकती है। ये सब क्या है, तो आपके व्यक्तिगत कारक में आते हैं। पर्यावरणीय कारक में क्या है, तो एक तो पर्यावरण होता है, फिर दूसरा होता है आपके वंशानुक्रम हो गया, वातावरण हो गया, कक्ष का प्रभाव हो गया, पढ़ाने की शैली हो गई। ये सब क्या है, तो ये पर्यावरणीय कारक में आते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत कम समय में आपने इस आपने अभिप्रेरणा एवं अधिगम को आपने बेहतर ढंग से जाना होगा। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।